गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, पूरे सप्ताह के कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs है, यानी जिन मुद्दों को हम लोगों ने पढ़ाया, डिस्कस किया है, या न्यूज़ हो गया, आपके समाचार हो गए, उन सभी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, जो आपके एग्जाम में आ सकने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक बार क्या करेंगे, रिविजन कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आज की क्लास में G20 के क्वेश्चन भी हैं जो आपके ऐड किए गए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। उन कुछ प्रश्नों को G20 से संबंधित जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्या है। मैंने हमेशा कहा है कि कुछ नया पढ़ने से ज़्यादा जरूरी क्या है, रिवीजन करना। तो आज हमारी क्या है, आज की क्लास का मोटो क्या होता है, संडे क्लास की मोटो होता है रिवीजन करना। पूरे सप्ताह में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसे एक बार गो थ्रू हो लेना। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? ऑप्शन है बेंगलुरु, जबलपुर, अहमदाबाद, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, आंसर ए। अब बोला गया है भारत का पहला भूमिगत है, यानी बिजली, एक भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर यानी जमीन के नीचे, तो 10 फीट जमीन के नीचे करीब इस ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई है। और कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, जे सैलिसबरी, कार्लोस अल्कराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया का खिलाड़ी है। और उसने किसको हराया है? डेनियल मेदवेदेव। ये कहाँ के हैं? ये रूस का खिलाड़ी, इसको इन्होंने हराया है। नोवाक जोकोविच 24वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत लिया। कौन सा 24वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत लिया? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है 10, 11, 12, 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12, यानी 12 वैज्ञानिकों को क्या गया है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। किस वर्ष के लिए दिया गया है? 2022 के लिए दिया गया है। इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किन क्षेत्रों के लिए दिया जाता है? तो यह वैज्ञानिक यानी रिसर्च वाले क्षेत्र में किसके द्वारा दिया जाता है? CSR के द्वारा। CSR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSR के द्वारा यह दिया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि शांति स्वरूप भटनागर से आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि किस क्षेत्र में, थोड़ा सा वैज्ञानिक का, क्योंकि इसका थोड़ा सा शब्द जो है अलग हो गया है, तो ध्यान रखिएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में है? तो वैज्ञानिकों को दिया जाता है, साइंटिस्ट को दिया जाता है। नाउ और किसके द्वारा? CSR के द्वारा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। और किन क्षेत्रों में, कितने श्रेणियों में है? ये 7 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। 7 श्रेणियों के तहत यह पुरस्कार दिया गया है, यानी 7 वो अलग अलग श्रेणियां हैं जिसके तहत जो पुरस्कार 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। कौन कौन से हैं? आपका फर्स्ट ऐसे ध्यान रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, जीव विज्ञान हो गया। 3 तो ऐसे क्षेत्र हो गए आपके, 7 से निकाल दीजिए। उसके बाद पृथ्वी आ जाएगा, पृथ्वी विज्ञान हो जाएगा, इंजीनियरिंग हो जाएगी, गणित हो जाएगा, गणित। ओके, तो ये आपके टोटल कितने हो गए? ये टोटल आपके 7 श्रेणी हो गए, टोटल 7 हो गए। नाउ अब इसके साथ एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि ये 45 ईयर्स से कम एज, जिन साइंटिस्ट का क्या होता है 45 ईयर्स से बिलो एज, इससे कम एज वालों को क्या की जाती है? यह पुरस्कार जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और अगर बात की जाए कि इसके महानिदेशक कौन है, CSR के महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर N. क्लाई सेल्वी। डॉक्टर, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डॉक्टर N. क्लाई सेल्वी जो है इसके वह महानिदेशक है। किसके? CSR के। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अच्छा, मैंने इसमें मैंने ऐसे आंसर तो 12 हो गया, मैंने टिक कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का ऑप्शन दिया गया है आर्यना सबालेंका, कोको गॉफ, गैब्रिएला दाब्रोवस्की, एरन राउट लिफे। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोको गॉफ। ये कहाँ की है? ये अमेरिका की है। कोको गॉफ अमेरिका की किशोरी है, टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ को दिया गया है। कोको गॉफ US ओपन महिला एकल खिताब इन्होंने जीता है। और किसको इन्होंने हराया है? तो ये आर्यना सबलेंका। ये कहाँ की है? बेलारूस की। ये बेलारूस की, इनको इन्होंने क्या किया है? हराया है। ये बेलारूस की है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, US ओपन में मेल कौन हो गया? नोवाक जोकोविच का नाम ध्यान रखिएगा। और फीमेल में कौन है? तो ये कोको गॉफ है। कहाँ की है? अमेरिका की। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। प्लस इसके विजेता कौन रहे? डेनियल मेदवेदेव मेल वाले में हो गए, एंड फीमेल वाले में आर्यना नाम भी ध्यान रखेंगे। आर्यन वैसे भी भारतीय नाम आर्यन आपने कोई सुना होगा, यहाँ पे आर्यना होगा, याद रखना भी आसान रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए, क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की थीम रखी गई थी। क्या था, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड इज सेफ चॉइस, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, डेमोक्रेसी ऑलवेज बीइंग ह्यूमन, ए नेशन नीड गुड डेमोक्रेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। कब, और इसे पहली बार अगर बात की जाए तो 2007 में, थोड़ा सा इसकी जानकारी रखिए, 2007 में क्या किया गया था, UNGE ने इसे अपनाया था। कब, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कब 2007 में इसकी क्या, इसको अपनाया था। और स्टार्ट कब से हो गया, यह स्टार्ट हो गया 15 सितंबर, यानी 2007 में अपनाया। तो नेक्स्ट ईयर ध्यान रखिएगा 2008 को क्या किया गया था, पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है यह मनाया गया था। इस डेट को भी ध्यान रखिएगा, पहला मनाया गया था यह लोकतंत्र दिवस। क्लियर, और ये क्या है, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल में ही मनप्रीत वोहरा के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है रमेश पाठक, आशीष देवधर, मुरलीनाथ बोस, गोपाल बागले। तो विच वन इज योर राइट आंसर, डी डी डी, क्या होगा, डी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर। तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस, कब मनाया जाता है यह, 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के द्वारा ध्यान रखिएगा कि 14 सितंबर कब, संविधान सभा ने कब इसको अपनाया था, 1949 क्या हुआ था, संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में किसको अपनाया था, इन्होंने हिंदी को क्या बोला था, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा। आर्टिकल कितने के तहत, आर्टिकल 343 के तहत। किस आर्टिकल 343 के तहत इन्होंने संघ की आधिकारिक भाषा किसको बोला था, देवनागरी लिपि हिंदी को अपनाया था। कब, 14 सितंबर 1949। और किसके जन्म दिवस पे भी ध्यान रखिएगा, ब्योहर, एक नाम आपको सवाल ये भी पूछ सकता है, ब्योहर राजेंद्र सिम्हा, ब्योहर राजेंद्र सिम्हा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। कब हुआ था, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं, कौन बने हैं। ऑप्शन दिया गया है कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रविंद्र जाडेजा, जसप्रीत बुमराह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कुलदीप यादव। वनडे एशिया कप में किसके खिलाफ इन्होंने किया है, सर्वाधिक विकेट लिया है, श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने किया है। श्रीलंका एशिया कप, देखिए यहाँ पे भी मेंशन है, एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज स्पिनर कौन है, कुलदीप यादव। किसके खिलाफ इन्होंने किया था, श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कहीं सवाल इस पे पूछ ले, श्रीलंका के खिलाफ। ओके, श्रीलंका के खिलाफ। अगर बात की जाए कि इन्होंने अगर भारतीय गेंदबाज में इनका दूसरा स्थान है, भारतीय गेंदबाज में किसके बाद, तो मोहम्मद, जो गेंदबाज हैं आपके, मोहम्मद शमी के बाद, यानी 150 विकेट इन्होंने लिया था। मोहम्मद शमी के 150 विकेट लेने के बाद ये दूसरे कौन है, कुलदीप यादव बने। पहला कौन है, वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लाने भारतीय गेंदबाज ये बने जरूर है, लेकिन ये दूसरे भारतीय हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहले भारतीय कौन है, तो वो हैं आपके मोहम्मद शमी। शमी है, शमी शर्मा नहीं है, शमी है ये। ओके, मोहम्मद शमी, इन्होंने भी क्या किया था, 150 विकेट। इनके बाद दूसरा स्थान कुलदीप यादव का है। इसके बाद ये किसके खिलाफ है, श्रीलंका के खिलाफ। किसके खिलाफ है, श्रीलंका के खिलाफ। अगर बात की जाए यहाँ पर कि सबसे ज्यादा वनडे में सबसे ज्यादा किसने बोला जाए तो कि विकेट आपने किया है, तो वो है आपके अनिल कुंबले। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन है, अनिल कुंबले। वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन है, अनिल कुंबले। करीब कितने इनके कितने विकेट, 334 विकेट। इतने विकेट हैं, इतने विकेट। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अपनाया गया नई दिल्ली नेताओं का घोषणा पत्र डैश पर केंद्रित है। G20 से संबंधित जितने भी सवाल आते हैं सभी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स दृष्टिकोण से भी और आपके मेंस के दृष्टिकोण से भी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया ऑप्शन। संतुलित और समावेशी विकास, बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर के सभी। डी इज योर राइट आंसर। G20 शिखर सम्मेलन, हालांकि इसकी डिटेल अभी आगे इसके ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग केवल यहाँ पे यहीं सिमट के रह जाते हैं। G20 इसकी अगर बोली जाए कि इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो वासुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली और क्या होगा, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसकी घोषणा पत्र जो दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जानी गई, उसमें क्या किन किन चीजों पर केंद्रित रहा, वो संतुलित और समावेशी विकास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके मेंस के क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता। और इस साल जो एडिशन किया गया G20 का, वो कहाँ किया गया है, भारत के न्यू दिल्ली में। कौन सा संस्करण था, 18वां संस्करण था, 18th एडिशन था। चलिए इस पे आगे क्वेश्चंस तो भी आएंगे ही। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट। इसकी भी अगर बात की जाए तो जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है, किसमें G20 के तहत ही अभी डिसीजन लिया गया था। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। भारत, अमेरिका और ब्राजील, ये तीन, भारत, अमेरिका और ब्राजील एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन विकसित करने के लिए क्या कर रहा है, जो इच्छुक देश हैं उनके साथ ही मिलकर काम करेंगे। किसके लिए, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में कौन कौन हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, और जो इच्छुक देश होंगे उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, भारत का प्रस्ताव है कि पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए वैश्विक स्तर पर पहल करने का है। कितने किस पर है, वैश्विक स्तर पर कितने, पेट्रोल में 20% एथनॉल को मिलाकर। तो पूछा गया है सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक और दो, दोनों। अब रहा सवाल यहाँ ब्राजील को लेकर के, जो ब्राजील आप देख रहे हैं इस पे ध्यान रखिएगा। ब्राजील नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में 19th एडिशन जो G20 की होगी, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, ब्राजील कर रहा है, यानी वह ब्राजील में आयोजित होगी। और अभी भारत ने G20 की अध्यक्षता किसको सौंपी है, ब्राजील को सौंपा है। ये सारे क्वेश्चन जितने बार आपके पास आएंगे उतनी बार क्या होगी, आपकी रिवीजन जो है वो होती चली जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 सितंबर को किस राज्य कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1000 की मंजूरी दी है। ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। झारखंड ने क्या किया है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1000 की जो बोली गई है कि मंजूरी दी गई है, एक वन काइंड ऑफ क्या है, पेंशन है, सार्वजनिक पेंशन के तहत इनको दिया जाएगा 1000 रुपए प्रति माह। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसानों के अधिकारों पर पहली है, ध्यान रखिएगा क्या है, पहली है, क्या है यह, वैश्विक संगोष्ठी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट दिया गया है, कार्यक्रम में दुनिया भर के 59 देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक, किसान और विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। किसमें, किसानों के अधिकारों पर जो वैश्विक संगोष्ठी की गई। वे खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के आर्टिकल 9 में निहित किसानों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कोड आपका सही है, केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो, दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक और दो, दोनों स्टेटमेंट सही है। इस तरह से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसको एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप जीता है। दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह बांग्लादेश होगा। किस देश को हराकर सैफ बोला गया है ना, अंडर 16 चैंपियनशिप है। यह संस्करण कौन सा था, यह इसका 8th संस्करण था, 8th एडिशन था, 8th एडिशन। और अगर बोला जाए कि सैफ जो अंडर 16 चैंपियनशिप है, इसका संबंध किस प्रकार के खेल से है, तो यह क्या है, फुटबॉल की प्रतियोगिता है। ये कौन सी है, फुटबॉल, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल, फुटबॉल की कंपटीशन है, फुटबॉल प्रतियोगिता। इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया, थिम्पू, भूटान में। ये भी ध्यान रखना है, इसका आयोजन कहाँ हुआ, थिम्पू, भूटान में। और कौन जीता,
तो यह भारत जीता है। किसको हराया है इसने? बांग्लादेश को हराया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, साउथ एशिया। ओके, क्या है यह? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर सारे पॉइंट्स देख लिए हो तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। एक बार देख ले, 8th एडिशन था, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप किस प्रकार की प्रतियोगिता होती है? तो फुटबॉल वाली प्रतियोगिता है। ओके, और इसमें क्या है? 8th एडिशन रहा है, थिम्पू भूटान में इसका आयोजन किया गया है, और सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन दिया गया है वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? वियतनाम, वियतनाम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश और नेक्स्ट जी अलायंस ने सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जस्ट मिनट, मैं प्रीवियस क्वेश्चंस का हम लोगों ने आंसर किया है ना, प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे मैंने ट्रिक किया कि नहीं। डैश और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका राइट आंसर वियतनाम है। वियतनाम, वियतनाम में ध्यान रखिएगा, वियतनाम के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और नेक्स्ट जी अलायंस ने सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन दिया गया है भारत 6G अलायंस, जियो, भारती एयरटेल, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत 6G अलायंस। इसके अगर अध्यक्ष की बात की जाए, इसके अध्यक्ष कौन है? अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? NG सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, NG सुब्रमण्यम, NG सुब्रमण्यम, NG सुब्रमण्यम क्या है? भारत 6G अलायंस के अध्यक्ष हैं। और अगर बात की जाए कि नेक्स्ट जी के कौन है? नेक्स्ट जी के कौन है? तो ये होंगे सुसान मिलर, सुसान मिलर, सुसान मिलर। दोनों नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जी के अध्यक्ष कौन है? सुसान मिलर हैं। और भारत जो 6G अलायंस है इसके अध्यक्ष कौन है? NG सुब्रमण्यम। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, शायद इंग्लिश वाली, क्योंकि हैंडराइटिंग मेरी बहुत सही नहीं है, तो कभी कभी बच्चों को ये रहता है कि मैं क्या लिखती हूँ समझ नहीं पाते हैं ना। सुब्रमण्यम, NG सुब्रमण्यम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन देशों ने ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है भारत और सऊदी अरब, भारत और इराक, भारत और ईरान, भारत और कुवैत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और सऊदी अरब ने। कौन कौन से क्षेत्र? ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में, या केवल इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि भारत ने जो है किस देश के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में समझौते किए हैं? किस देश के साथ? केवल ऊर्जा को लेके पूछ सकता है, तो सऊदी अरब के साथ हुआ है। या अगर तीनों को लेके पूछ ले तो कौन कौन से हैं? तो आपका ऊर्जा हो गया, उसके अलावा डिजिटलीकरण हो गया, और निवेश के क्षेत्रों में समझौता है। अब यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वो याद रखना है कि सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक देश है। सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक देश है। तो फर्स्ट कौन सा है? अमेरिका है, जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? अमेरिका है। सेकंड पोजीशन पर आपका चीन है, थर्ड पोजीशन पर आपका UAE है यानी संयुक्त अरब अमीरात है, एंड फोर्थ पर आपका सऊदी अरब है। लेकिन अगर बात की जाए कि सऊदी अरब का दूसरा व्यापारिक भागीदार देश कौन है, तो वह आपका भारत है। किसका? सऊदी अरब का भारत दूसरा है, लेकिन भारत का सऊदी अरब क्या है? चौथा है। इस लाइन को अगर कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो मेरे इस लाइन को थोड़ा सा बैक करके सुन लीजिएगा, ध्यान रह जाएगा, या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे तेज यानी 13,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियमसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? विराट कोहली सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले। इन्होंने किसका रिकॉर्ड को तोड़ा है? सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। किसका? सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर कितने पारी में उन्होंने बनाया था? 321 पारी।
इन्होंने क्या किया, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। ओके, और यह विराट कोहली जो है, अगर दुनिया के बोला जाए कि दुनिया के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं बल्लेबाज दुनिया के क्रम के हिसाब से देखा जाए तो भारत के तो चलिए कि सबसे तेज हो गए, लेकिन अगर दुनिया के क्रम वाइज देखा जाए तो ये 5वें बल्लेबाज हैं। कौन सा होगा, कोहली ये कौन से होंगे, ये 5वें बल्लेबाज होंगे, 5वें बल्लेबाज होंगे। ओके, 5वें बल्लेबाज। यानी इससे पहले कौन कौन थे, सचिन तेंदुलकर का मैंने आपको नाम बताया, सचिन तेंदुलकर, ये तो भारत के हो गए तेंदुलकर। ओके, श्रीलंका की अगर बात की जाए तो कौन है, श्रीलंका के कौन है, कुमार संगकारा, कुमार संगकारा, संगकारा, संगकारा। ओके, ये कहाँ के हो गए, श्रीलंका के हो गए। और श्रीलंका के दूसरे कौन है, श्रीलंका के एक और हैं, कौन है, सनत जयसूर्या, सनत जयसूर्या, ये कहाँ के हैं, जयसूर्या, ये भी आपके श्रीलंका के हो गए। इन्होंने इनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इसके अलावा एक और है आपके ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग, कौन है, 4th में कौन है, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, ये 4th पे हैं। मतलब ये चारों का इन्होंने क्या, चारों के बाद अगर 5वां, ये इन 4 के बाद 5वें कौन है, विराट कोहली है। 13,000 1 डे रन बनाने वाले क्या ये बल्लेबाज बन गए हैं। ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ भी एग्जाम में आपके आ सकता है। नाउ कम टू द, अच्छा पहले इसका आप लोग एक बार देख लें, गो थ्रू हो ले। सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, उन्होंने 321 पारी का किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए ये क्या है, 5वें बल्लेबाज हैं। तो इनसे पहले 4 कौन कौन से रहे हैं, सचिन रहे हैं, श्रीलंका के आपके सनत जयसूर्या हो गए, कुमार संगकारा हो गया, रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता EFD का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हो सकता है कि इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का कौन सा संस्करण, ये तो क्वेश्चन में है ही, कहाँ आयोजित हुआ। तो ये भी ध्यान रखना है कि नई दिल्ली को भी ध्यान रखना है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। संस्करण कौन सा है, 14th, 13th, 12th, 11th। तो ये किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12th हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनिस ऑस्टिन का हाल में ही क्या हो गया, निधन हो गया। उन्होंने सॉफ्टवेयर का सह निर्माण किया था, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इन्होंने पावर पॉइंट का, बोला क्या है, सॉफ्टवेयर का सह निर्माण किया था। सह निर्माण यानी किसी और के साथ मिलकर। तो कौन, किनके साथ मिलकर, रॉबर्ट गस्किंस के साथ मिलकर, गस्किंस के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था, पावर पॉइंट का निर्माण किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मैदान उत्तरी सुमात्रा में इंडोनेशिया मास्टर्स ट्रॉफी 2023 जीतकर अपना दूसरा BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 खिताब किसने जीता है। प्रियांशु रजावत, मिथुन उंजानत, लक्ष्य सेन, किरण जॉर्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरण जॉर्ज। बोला गया है कि उत्तरी सुमात्रा में, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ था, तो यह इंडोनेशिया मास्टर्स ट्रॉफी है। तो कहाँ हुआ है, यह इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है, इंडोनेशिया में यह आयोजित किया गया है। अब इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड टूर सुपर 100 खिताब जीता है। किसको हराया है, तो जापान के, किसको हराया है, जापान के कौन है, कु ताकासाही, कु ताकाहाशी, नाम बड़ा अजीबोगरीब है। कु ताकाहाशी को इन्होंने क्या किया, हराया। कहाँ के हैं, जापान के। अब बात आती कि 2022 में इन्होंने क्या किया था, प्रियांशु रावत को, इनका ये कौन सा है, इनका ये जो जीता है ये दूसरा BWF रिकॉर्ड है, दूसरा है। पहला इन्होंने कब जीता था, 2022 में उड़ीसा ओपन, ये खिताब इन्होंने पहले जीता था। उड़ीसा ओपन का खिताब इन्होंने जीता था। किसको हराया था, ये प्रियांशु रजावत देख रहे हैं, या प्रियांशु रावत, किसको, हमवतन प्रियांशु रावत को, किसको, हमवतन प्रियांशु रावत को इन्होंने हराया था। प्रियांशु, ये उनका पहला था। ओके, ये उनका पहला था। दूसरा कौन सा हो गया है, ये इंडोनेशिया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया मास्टर ट्रॉफी में पहुंचने वाले ये पहले भारतीय हैं। कौन है,
किरण जॉर्ज इंडोनेशिया मास्टर्स ट्रॉफी तक पहुंचने वाले यह पहले भारतीय हैं। अगर बात की जाए कि कौन दूसरा BMW वर्ल्ड टूर था यह, तो फर्स्ट कौन सा था 2022 में उन्होंने उड़ीसा ओपन किसको हराया था, इनका हमवतन कौन था, प्रियांशु रावत। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग के साथ IGBC यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण प्राप्त हुआ है? भोपाल रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, अब थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली 2019 में क्या हो गया था कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को गोल्ड की रेटिंग दी गई थी, जो अपग्रेड होकर के अभी 2023 में कौन सी रेटिंग मिली है, तो यह प्लेटिनम रेटिंग मिली है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का कौन सा है, ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण प्राप्त हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, 8वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 10 से 13 सितंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया है, रूस के व्लादिवोस्तोक में यह आयोजित किया गया। 8वां ईस्टर्न इकोनॉमिक था यह। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि इसकी स्थापना 2019 में रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के द्वारा की गई थी। अब आपको कोड चुनना है, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, एंड डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। क्यों केवल एक सही है, क्योंकि यहाँ बोला गया है इसकी स्थापना 2019 में, ये रॉन्ग है। इसकी स्थापना 2015 में, बस ये ईयर के कारण। बाकी स्टेटमेंट सभी सही है कि रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के द्वारा की गई थी, बाकी स्टेटमेंट सही है, तो केवल ये आपका गलत हो गया। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है, 8वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ये, 8वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। आयोजन कहाँ किया गया, तो रूस के व्लादिवोस्तोक में, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध सुरक्षा पर क्या किया गया है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा कब किया गया है, 14 सितंबर को। कहाँ किया गया है ये पूछा गया है, जयपुर, लखनऊ, गुरुग्राम, देहरादून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर में किया गया है, यह जयपुर में किया गया है, जयपुर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विरासत के 2 लेखकों को वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनके नाम क्या हैं। ऑप्शन दिया गया है नंदिनी दास और क्रिस मंजापरा। ऑप्शन बी है नंदिनी दास और अरुंधति रॉय। ऑप्शन सी मृदुला मुखर्जी और क्रिश मंजापरा। डी क्रिस मंजापरा और अरुंधति रॉय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, नंदिनी दास और क्रिस मंजापरा। कहाँ के ये लोग, ब्रिटेन और अमेरिका के। कहाँ के ये दोनों, ब्रिटेन और अमेरिका के। नाउ कम टू द, है तो भारतीय मुल्क लेकिन कहाँ के, ब्रिटेन और अमेरिका के। नेक्स्ट है, भारत और मंगोलिया के बीच संबंधों के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। उन्होंने भारतीय मंगोलिया मैत्रिक आध्यात्मिक विद्यालय के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, किसने, भारत और मंगोलिया ने। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। आपको करना क्या है, सही कोड चुनना है, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। मंगोलिया क्या है, मंगोलिया का थोड़ा जान लीजिए कि यह एक स्थल अवरुद्ध देश है, जो कि उत्तर में अगर बात की जाए तो रशिया से घिरा है, और दक्षिण पूर्व में पूरा क्या है, यह चाइना से घिरा हुआ है। स्थल अवरुद्ध देश है, बहुत बार ज्योग्राफी में आपकी क्वेश्चंस पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है। तो चूंकि यह करंट में है इसलिए हो सकता है इसी को आपकी ज्योग्राफी वाले सेक्शन में दे दे, मंगोलिया। नाउ अब बात की गई है कि उनके बीच में जो अभ्यास होता है, उनके बीच में जो अभ्यास का नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सिंधु गंगाधरन, राजेश नाम्बियार, अमित कुमार सिंह, अंकित नाम्बियार। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु गंगाधरन, ये उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर बात की जाए कि नेस्कॉम का अध्यक्ष अभी रिसेंटली किसे चुना गया है, राजेश नाम्बियार। ये कौन है, अध्यक्ष है, ये कौन है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष है किसके, नेस्कॉम के। अगर बात की जाए कि नेस्कॉम का स्थापना कब हुआ था, 1988 में। इसकी स्थापना कब हुई है, 1988 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तट रक्षक? तो क्या होगा आंसर? भारतीय सेना ने किया है प्रोजेक्ट नमन। केवल क्वेश्चन इतना आ जाएगा कि प्रोजेक्ट नमन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्या होगा? पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवार जो होंगे या उनके जो परिजन होंगे उनके कल्याण के लिए है प्रोजेक्ट नमन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग उन। इन्होंने क्या किया है? संभावित हथियार सौदे के लिए किस देश में पहुंचे हैं? ईरान, सऊदी अरब, रूस, बेलारूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। उत्तर कोरिया। आज का सवाल यह है कि उत्तर कोरिया जो है किन किन देशों से यह घिरा हुआ, या आपका बोल सकते हैं कि इसकी सीमा जो है लगती है कौन कौन से देशों से लगती है। उत्तर कोरिया की क्लास में आपको मैं करवा चुकी हूँ। उत्तर कोरिया की सीमा किन किन देशों से लगती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का यह सवाल है, आपको इसके कमेंट सेक्शन में आंसर बताने हैं। इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम IGCF का कौन सा संस्करण जो है 13 से लेकर 14 सितंबर 2023 तक कहां पर? शारजाह में आयोजित किया गया था। शारजाह में 11th, 12th, 13th, 14th। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह 12th होगा। 12th होगा यह इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम का कौन सा? यह 12th होगा। 12th संस्करण था ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हिंदी दिवस डैश के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको मेंशन किया था आपके क्वेश्चन में। दिया गया है ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, व्यो राजेंद्र सिन्हा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज योर राइट आंसर, बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब आते हैं हम लोग आज के G20 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। G20 से लेकर के मैंने रेगुलर क्लास में आप लोगों को रेगुलर मैं बताते चली आई हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने G20 में ट्राइका क्या है या इसका गठन कब हुआ था, इन सब क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। लेकिन फिर भी चूंकि G20 की बैठक हुई है और बैठक के बाद भी किन किन मुद्दों पर क्या क्या किया गया है उस पर, हाँ ये है कि मैंने क्लास एक अलग से नहीं लिया था। तो आज की क्लास में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस जो बनते हैं G20 के उससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में G20 को पूरे तरीके से एक कंप्लीट इसको एक जो एक बोल सकते हैं कि एक फॉर्मा दे दिया जाए। नाउ देखते हैं G20 पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी। G20 यहाँ पे पूरे इमेज में आप यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जानना है कि G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। हालांकि क्वेश्चंस में सभी आएंगे तो हम लोग यहाँ पे इस इमेज को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सभी उन कंट्रीज के जो इसके सदस्य देश है G20 के क्या है। G20 जब ये यहाँ आई थी तो क्या थी? G20 थी। 9 सितंबर को भारत जब आई थी तो G20 ही थी। लेकिन जब इसमें अफ्रीकी यूनियन शामिल हो गया तो यह अब क्या कहलाता है? G21 हो गया है। इसमें टोटल सदस्य देश अगर बात की जाए तो कितने हैं? 19 देश प्लस आपके क्या होंगे? 1 EU हो जाएंगे। और यह G20 किसका समूह है? तो यह विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। G20 का मतलब जो ग्रुप ऑफ 20, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 या क्या है? विकसित अर्थव्यवस्थाओं का यह समूह है। डेवलप्ड कंट्रीज का यह एक समूह है। तो अब हमें इसमें देखना है कि कौन कौन से जो इसके सदस्य देश हैं, इस G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे देख लेंगे। जितने आपके पास ऑरेंज जो आपको लोकेट हो रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं? इसके G20 के कंट्रीज है। जितने येलो ऑरेंज से हैं, ये जितने ऑरेंज आपको दिख रहा है कलर, इसमें G20 की कंट्रीज हैं। प्लस आपके क्या है? EU यानी यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा जो गेस्ट कंट्रीज हैं वो आपको जो ब्लू कलर है उससे गेस्ट कंट्रीज को लोकेट किया गया है। ऑरेंज से मेंबर्स ऑफ G20 एंड ब्लू से आपका किया गया है गेस्ट कंट्रीज। नाउ ये सभी को एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। कनाडा हो गया, US हो गया, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रशिया, टर्की, इंडिया, जर्मनी, इटली, UK, फ्रांस, सऊदी अरबिया, चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यानी सभी क्या हो गए? G20 के सदस्य देश हो गए हैं। अब बात आती है यहाँ पर ये जो ब्राज़ील आप देख रहे हैं, इस ब्राज़ील को आप यहाँ पे ही क्लियर कर लीजिएगा कि नेक्स्ट ईयर जो इसकी अध्यक्षता होगी यानी 2024 में नेक्स्ट ईयर
G20 की बैठक कहाँ हो रही है 2024 में? इस ब्राजील के कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में की जाएगी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में यहाँ हो रहा है नेक्स्ट ईयर बैठक। और ये कौन सा एडिशन होगा? यह आपका 19th एडिशन होगा, 19th एडिशन। बस एक लाइन में इसको ध्यान रख लेगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाती है इस साल यानी भारत में जो हुई है ये इंडिया हो गया। यहाँ पर कौन सी हुई है? 2023 में भारत के नई दिल्ली में। एडिशन कौन था? यह 18th एडिशन रहा। 18वां संस्करण था ये, 18th एडिशन। क्लियर? अब बात आती है लास्ट ईयर यानी इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में, इंडोनेशिया के बाली में 2022 में। तो वह कौन सा संस्करण होगा जो लास्ट ईयर हुआ? तो वह आपका 17th था, 17th एडिशन रहा, 17th एडिशन था। तो 17th, 18th एंड यह 19th। इमेज में आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है इमेज। ओके, अब इन तीनों को बोला क्या जाता है? ट्राइका। इन तीनों को क्या बोला जाता है? ट्राइका, ट्रोआइका, ट्राइका। इसे किस शब्द से क्यों बोला गया? क्योंकि ट्राइका का मतलब होता है जो पिछली बैठक हो गई, वर्तमान की बैठक और आगामी बैठक, इन 3 वर्षों को लिया जाता है इस ट्राइका में। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी टाइम्स क्लास में बताया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो इसलिए मैं इसे रिपीट कर दे रही हूँ। ट्राइका, ये 3 को आपको ट्राइका बोला गया है। बिल्कुल इमेज के साथ ध्यान रखिएगा कि इसकी बैठक कहाँ कहाँ हो रही है। सदस्य देश हम लोगों को देख लिया। अब आते हैं हम लोग आज के एमसीक्यू से, जो इससे रिलेवेंट एमसीक्यूज है उसको देख लेते हैं क्या क्या है। G20 की स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया 1995, 1999, 1985, 2000। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी G20 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बोला गया है कि सही नहीं है? क्वेश्चन में क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा है, सही नहीं है। अब G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही शामिल हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया है। सेकंड स्टेटमेंट है। सी दिया गया है G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। एंड डी है इसकी बैठक सालाना आयोजित की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये सही नहीं है कि इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया से गरीबी को हटाना या खत्म करना इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था का समूह है। क्या करती है? उन अपने जो सदस्य देश है उनको क्या करती है? आप इस वर्ड से समझिए, क्योंकि वित्त प्रोवाइड करवाती है, वित्त फाइनेंशियल कंडीशन को क्या करती है? अपने सदस्य देशों को ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। G20 उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे बोला है सही नहीं है, तो सही तो ये स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जो सही है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के कौन कौन है? सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही शामिल है। तो जब ये वित्त मंत्री की बात आ रही है और केंद्रीय गवर्नर की, तो संबंध किससे होगा? वित्त से होगा, फाइनेंस से होगा। और ये किसका है? विकसित अर्थव्यवस्थाओं का यह एक समूह है। विकसित प्लस विकासशील दोनों इसमें आते हैं। किसका है? विकसित प्लस विकासशील दोनों अर्थव्यवस्था का क्या यह समूह हो जाता है। तो इसमें कौन है? वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही इसमें शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, विकसित प्लस विकासशील देशों का यह एक क्या है? समूह है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किए हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। भारत ने फर्स्ट टाइम G20 शिखर सम्मेलन को क्या किया है? संबोधित किया है। और यह कौन सा संस्करण था? इसका 18वां एडिशन है। यानी अब तक G20 के कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 18 सम्मेलन हो चुके हैं, 18 सम्मेलन। अब ये सोचिए कि इसकी स्थापना 99 में हुई है और सम्मेलन अब तक कितने हुए हैं? 18 सम्मेलन इसके हो चुके हैं। तो भारत ने क्या किया है? पहली बार इसकी अध्यक्षता संभाला है। भारत ने इसकी अध्यक्षता कब से कब तक संभाला? तो इसका डेट याद रखिएगा, लास्ट ईयर यानी 1 दिसंबर इसकी अध्यक्षता भारत कब से संभाल रहा था। या इसकी प्रेसिडेंसी की बात की जाए G20 की, तो कब से इसकी प्रेसिडेंसी इसके पास थी? 1 दिसंबर से लेकर 38 नवंबर, 1 दिसंबर 2022 है, ये 38 नवंबर 2023 तक
G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास रही? भारत के पास रही। इसलिए आप अभी देख रहे होंगे जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, करीब 200 से अधिक सम्मेलन जो हैं G20 को लेकर के हुए हैं, और इन सभी की अध्यक्षता किसने किया है? इन सभी की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। नाउ अब है फोर्थ पे आते हैं, क्योंकि सी हमारा सही नहीं है। फोर्थ पे आते हैं। इसकी बैठक सालाना आयोजित की जाती है। इसकी बैठक बिल्कुल सही है, साल में एक बार जो है इसकी बैठक आयोजित की जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, फाइटिंग पॉवर्टी विथ रिजिडिटी, सर्विंग द ह्यूमैनिटी बेटर, मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर। आई थिंक इसको इंग्लिश में ही पूरा मेंशन कर देना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता। खैर चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी थीम क्या रही है? वासुदेव कुटुंबकम। क्या था? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 कितने देशों का समूह है? तो यह 19 देश हैं, प्लस इसके 1 यूए हो गए हैं, लेकिन अब G20 से G21 हो गया है क्योंकि अफ्रीका यूनियन भी इसमें शामिल हो गया है। बात आती है कि इसमें G20 में किस प्रकार के कंट्री शामिल हैं? तो विकसित प्लस विकासशील देशों का यह एक समूह है। नाउ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको, टर्की। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, इस बार इसके जितने भी सदस्य देश हैं उसको सभी को ध्यान रखिएगा, सभी को ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको, टर्की। क्या हम लोग इसके इमेज को देख सकते हैं एक बार? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको, टर्की कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, सिंगापुर, सिंगापुर, मैक्सिको एंड टर्की। तो यहाँ पर आपका सिंगापुर इसमें शामिल नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? यह इसका गेस्ट कंट्रीज था, ये इसका गेस्ट कंट्रीज रहा है। टर्की तो यहाँ हो गया, टर्की यहाँ हो गया आपका। अगर बात आ गई मैक्सिको की तो ये हो गया आपका मैक्सिको। तो कौन कौन से हो गए? इंडोनेशिया। यहाँ पे ऑप्शन क्या था कि कौन से इसके सदस्य देश नहीं है? इंडोनेशिया ऑप्शन में था, टर्की था, मैक्सिको। तो ये सभी क्या है? इसके सदस्य देश हैं। सिंगापुर भी ऑप्शन में था। सिंगापुर क्या था? इसका गेस्ट कंट्रीज रहा, क्योंकि ये किसमें है? ब्लू लाइन से दी गई है, ब्लू कलर में इसमें दिया गया, ब्लू कलर मेंशन है, तो यह क्या था? इसका गेस्ट कंट्रीज था। तो सिंगापुर उसका सदस्य देश नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, सिंगापुर। तो इस तरह से इमेज को देख करके आपको तुरंत याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर। सिंगापुर इसका सदस्य देश नहीं है। नाउ G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। G20 के संबंध में कौन सा कथन, स्टेटमेंट यानी सही नहीं है? G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। G20 के देश दुनिया के कुल 85% सकल घरेलू उत्पाद को बनाते हैं। विश्व व्यापार में G20 के देश 80% का योगदान देते हैं। G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है। बोझा है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है, यानी दुनिया की 2/3। ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि 40% नहीं है, दुनिया की 2/3 जनसंख्या जो है वो कहाँ रहती है? G20 देशों में दुनिया की 2/3 जनसंख्या रहती है। इसको ध्यान रखना है। बाकी रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग। अगर आप बात की जाए कि यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष जो है कौन है? यूरोपीय आयोग का उर्सुला, इसका नाम को लिख ले यहाँ पर, उर्सुला। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन या उर्सुला लेन, जैसे भी आपको ध्यान रखिए। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है? उर्सुला भी ध्यान रखेंगे तो भी चल जाएगा, उर्सुला। ओके चलिए नेक्स्ट है G20 के देश जो है दुनिया के कुल कितना है? बात की जाए अगर जीडीपी की तो 85% का यह बनाते हैं और विश्व व्यापार में 80% का योगदान देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला शिखर सम्मेलन पूछा है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका।
अमेरिका हुआ था। फर्स्ट इसका कहाँ हुआ था? अमेरिका। कब हुआ था? चूंकि 1999 में इसकी स्थापना हुई है और फर्स्ट टाइम यानी 2008 में 2008 में इसकी पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। और अभी भारत में जो हुआ है वो कौन सा है? 18वां शिखर सम्मेलन है। 18वां। अगले साल जो होगा 19वां होगा, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अभी तक G20 के कितने शिखर आयोजन किए जा चुके हैं? मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन दिया गया है 5, 9, 11, 18। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहां ये पूछा है। ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है। G20 में एक अस्थायी सचिवालय है। G20 की प्रेसिडेंसी 2015 में चीन के पास थी। G20 की प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है। हर 2 साल में बदलती है। पूछा है यहाँ पे कथन सही कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है। ए इज योर राइट आंसर। ए इज योर राइट आंसर। बाकी ऊपर क्वेश्चंस बने हुए इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य, ये ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। प्रेसिडेंसी हर 2 साल में तो होती नहीं है, प्रत्येक साल इसकी प्रेसिडेंसी जो है बदलती रहती है। प्रत्येक साल भारत ने इसकी जो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी इसको किसको दे दिया? भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी किसको दिया है? ब्राजील को सौंप दिया है। ब्राजील को, यानी 2024 में 2024 में ब्राजील जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, इमरान ब्रैंको, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूंकि भारत के पास अध्यक्षता है तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे G20 के वर्तमान के। नाउ कम टू द नेक्स्ट। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? 2023 की कनाडा, भारत, जर्मनी, बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने किया। भारत के नई दिल्ली में 18वां संस्करण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 ग्रुप का 21वां सदस्य किसे घोषित किया गया? पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीकन यूनियन, बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीकन यूनियन। ऑप्शन सी। इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? 55 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। 55 कंट्रीज अफ्रीकन यूनियन में। और ये क्या बन गया? अब G20 से G21 बन गया है। अगर बात की जाए अफ्रीका यूनियन की, किसके अध्यक्षता, इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्या होगा? अजाली असमोनी। अजाली असोमनी। ध्यान, या अजाली नाम पे ध्यान रखिएगा तो काफी है। अफ्रीका यूनियन का अध्यक्ष कौन है? अजाली असमोनी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, भारत मंडपम यानी न्यू दिल्ली में है वो, अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सबसे बड़ा मंडपम, इसका नाम दिया गया है। क्या है? कन्वेंशन सेंटर है जो दुनिया का सबसे बड़ा है। मैं करंट के पूरे क्लास में इस पर डिस्कस हो चुकी है। आज के शॉर्ट में बता देती हूँ कि यह क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? भारत मंडपम नाम दिया गया है। और यहाँ पर क्या किया गया था? G20 का सम्मेलन किया गया था। G20 का सम्मेलन यही हुआ है। यह प्रगति मैदान में, भारत के न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान एक स्थान है, वहां पे है यह। भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंची यानी 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा जो है स्थापित की गई है? महात्मा गांधी, नटराजन, कमल फूल, भारत माता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नटराजन की मूर्ति। और किस मुद्रा में है वो? तो शिव की जो आपकी नृत्य करती मुद्रा कौन सी है? नटराजन है। और इसका संबंध किससे है? चोल वंश से इसका संबंध है। 28 फुट ऊंची है और यह भी दुनिया की सबसे, बोल सकते हैं नटराज की जो सबसे ऊंची बोल सकते हैं प्रतिमा यही है, नटराज की। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2000, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2000 यहाँ पर 2024 होगा। ओके, ये बाय मिस्टेक। हाँ, यानी नेक्स्ट ईयर G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सी देश करेगा? ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, मैक्सिको। तो कौन सा करेगा? यह ब्राजील करेगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया जाएगा। G20
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ है इसका? अमेरिका, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, कोई मुख्यालय नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कोई मुख्यालय नहीं है। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, और वहां पे दिया गया था कि इसका सचिवालय कहीं पर स्थापित है। तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि क्वेश्चन इस पे बने हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। यानी इसकी जो हर साल कैसे किया जाता है, इसके जो सदस्य देश होते हैं वो इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 के सदस्य में शामिल हैं, कौन कौन शामिल है? G20 नॉट 21, 19 देश प्लस यूरोपीय संघ प्लस अफ्रीकन संघ, 18 देश प्लस यूरोपियन संघ, 16 देश प्लस यूरोपियन संघ, 12 देश प्लस यूरोपियन संघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। 19 देश है G20 में, यूरोपियन संघ है और अफ्रीकन संघ है, यानी जिसमें 55 देश शामिल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन रहे? नरेंद्र मोदी, राजीव अरोड़ा, अमिताभ कांत, अमित शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। G20, ये थोड़ी कुछ एरर आ गई है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया था? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश से कौन आई थी? शेख हसीना। बांग्लादेश से कौन आई थी? शेख हसीना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 तक भारत कुल कितनी बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है? कब बोला है? 2025 तक। हालांकि यहाँ पे 2023 मेंशन होना चाहिए था, 2023 कर देती हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, 2023 होना चाहिए, 25 की तो बात ही नहीं है अभी। 2023 तक भारत कुल कितनी बार G20 की अध्यक्षता कर चुका है? 3, 2, 1, 4। तो भारत इसकी पहली बार अध्यक्षता किया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 इज योर राइट आंसर। चलिए, तो आज की क्लास के हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, रिवीजन किया है। पूरे वीक के हम लोगों ने करंट अफेयर्स को एक एमसीक्यूज के फॉर्म में देखा है। G20 से संबंधित क्वेश्चंस भी हम लोग किए हैं। अगर कोई भी डाउट हो या कहीं कुछ लग रहा हो कि अपने सुझाव भी दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग जरूर दें अपने सुझाव भी। तो सुझाव के आपके उसके से क्या होगा ना कि आपके साथ साथ जो अदर स्टूडेंट्स का भी क्या हो जाएगा, उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है आपके सुझाव कुछ ऐसे हैं जो उनके भी भविष्य के लिए बेहतर हो। डाउट्स हो उसको आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।